Good morning, students. Today I will teach you the new chapter from the civics, elements of democracy. It is the fourth chapter of civics. Okay, students. Yes, let us start. Yes, in this lesson we shall discuss the key elements of democracy in some details. Okay, इस चैप्टर के अंदर हम जो है डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. India has adopted a democratic form of governance since independence. इंडिया जो है उसने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है कब से, जब से हम स्वतंत्र हुए हैं. सिंस इंडिपेंडेंस, इन विच द अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल. डेमोक्रेसी के अंदर जो है अल्टीमेट पावर्स जो है वो किस में होती है, पीपल के अंदर होती है, लोग के अंदर होती है. इक्वलिटी एंड जस्टिस आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये दो चीज़ें जो हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, सिद्धांत हैं जिसके डेमोक्रेसी के. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है. वी विल नाउ टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन इंडिया. जिस इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का फीचर्स हैं, गुण हैं, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. ओके स्टूडेंट्स. यस, our topic is participations. yes, किस तरीके से जो है पीपल जो है पार्टिसिपेट करती है इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, वो हम पढ़ेंगे. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. यस, इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. यस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी कहते हैं. विच मीन्स ऑल पीपल अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स. जिसके अंदर जितने भी 18 ईयर्स के लोग हैं, 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं, कैन वोट इन इलेक्शंस. तो इसके अंदर वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस. यस, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं. 18 मतलब इंडिया के अंदर जो है ये राइट्स या अधिकार जो है 18 ईयर्स एंड 18 ईयर्स अबाव पीपल को दिया गया है, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, उसे दिया गया है. दीज रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, keeping in mind the needs, interest and aspirations of the people. yes, अब जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वो कोई भी डिसीजन लेता है वो इस बिहाफ पे लेता है, वो लोगों को ध्यान में रखकर. उन हम लोगों ने चुना है, जनता ने चुना है. ओके स्टूडेंट्स. ऑल्सो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी जो है उसे बेस्ट फॉर्म माना गया है किसका, गवर्नमेंट का. बिकॉज इट इज़ नॉट हेरिडिटरी. यस, बिकॉज क्योंकि ये जन्म से नहीं है, मतलब जन्म से ऐसे कि जैसे एक राजा होता है, राजा का बेटा फिर क्या बनता है, राजा बनता है, फिर वो राजा मर जाता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है. इस तरीके से डेमोक्रेसी में नहीं है. हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनके पिताजी जो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा. ऐसे तो हमारे यहाँ पे नहीं है ना. हमने खुद जो है किन्ने चुना है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, ठीक है. ऐसा हमारे इंडिया के अंदर होता है. इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया एवरी 5 ईयर. इंडिया के अंदर जो है इलेक्शन 5 साल में होते हैं. ओके, एंड सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फिल्ड देयर कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शंस. यस, और जितनी भी पार्टीज़ होती है, सेवरल पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है फिल्ड देयर कैंडिडेट्स, उसके कैंडिडेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस के अंदर. People cast their votes and the candidates getting the highest number of votes are elected at the leader of the constituents they represent. Yes, बहुत सी पार्टीज़ जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और जिस पार्टी ने हाईएस्ट
नंबर हासिल किए होते हैं, वोट हासिल किए होते हैं, उसका लीडर जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव बनता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंस को रिप्रेजेंट करता है। द पार्टी विच ऑब्टेन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स गवर्नमेंट के रूप में कार्य करता है। थस इलेक्शन डिसाइड हु विल गवर्न द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। यस, और इलेक्शन के थ्रू ही डिसाइड होता है ये चीज़ कि कौन आने वाले 5 ईयर्स में गवर्न करेगा, मतलब सरकार को आगे चलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ में आई पार्टिसिपेशंस का। पार्टिसिपेशंस में क्या है, 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। 18 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो 18 ईयर्स एंड 18 ईयर्स अबाउ के व्यक्ति इसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज के अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर मिलता है, मेजॉरिटी होती है, उस पार्टी का लीडर जो है इसको लीड करता है। ओके, यस। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मीन्स होता है जवाबदेही, मतलब कौन जवाबदेही होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है इसके लिए। द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड टू गवर्न आर अकाउंटेबल टू द पीपल हु इलेक्ट दैम फॉर देयर एक्शंस। यस, द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड गवर्न, यस, वो रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम लोग चुनते हैं वो इसके प्रति क्या है, जवाबदेही होते हैं। उन्हें जवाब देना पड़ता है, जो भी डिसीज़न वो लेते हैं, जो भी उन्होंने डिसीज़न जनता के लिए लिया है उसके लिए। थस अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल फॉर देयर डिसीज़न, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। यस, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही अकाउंटेबल होते हैं, मतलब जवाबदेही होते हैं जनता को उनके डिसीज़न के, उनकी पॉलिसी के और उनके प्रोग्राम्स के प्रति। द पीपल हु ब्रिंग अ गवर्नमेंट, द पीपल हु ब्रिंग अ गवर्नमेंट टू पावर, यस, द पीपल मतलब जो पीपल जिसने गवर्नमेंट को पावर में लेके आए हैं, सत्ता में लेके आते हैं, ठीक है, वही पीपल में ये अधिकार होता है कि वो उसे सत्ता से हटा भी सकती है, ठीक है, वोटिंग के थ्रू। वोटिंग के थ्रू वो गवर्नमेंट जिस सरकार को लेके आए हैं उसी सरकार को वो नेक्स्ट 5 ईयर में उसे हटा भी सकती हैं नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर। इफ़ दे फील द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म टू देयर सेटिस्फैक्शन एंड नो सफिशिएंटली एड्रेस देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस। यस, यदि पीपल को लगता है कि जो गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट को उन्होंने चुना है वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं है वो उससे, उसके प्रति वो उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें या को पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो उस गवर्नमेंट को वो आने वाले इलेक्शंस में हटा भी सकते हैं। ये राइट्स किसके पास होते हैं, पीपल के पास होते हैं ये राइट्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया अकाउंटेबिलिटी का मतलब, यानी जवाबदेही कौन होगा, किसे जवाब देना पड़ेगा, तो किसे जवाब देना पड़ेगा, उसी को जवाब देना पड़ेगा जिससे हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, और तो कोई जवाब देगा नहीं। जिसे हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, जो हमारे लिए अच्छे निर्णय नहीं ले पा रहा है या अच्छे निर्णय ले रहा है, क्या निर्णय ले रहा है, क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्या प्रोग्राम बनाए हैं, उसका डिसीज़न जो है रिप्रेजेंटेटिव ही देगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ में आई। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस, इसका मीन होता है कि चेक्स मतलब जांच और संतुलन, ये भी ज़रूरी है, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, यदि जो काम के लिए हमने उसे चुना है वो काम वो ठीक से कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं उस पावर का वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ के लिए चेक एंड बैलेंस होना भी ज़रूरी है, मतलब उसकी समय समय पे जांच और उसमें संतुलन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। Check and balance. In a democratic setup, a system of check and balance exists to ensure that each organs of the government, executive, legislature, and judiciary exercise its power within the limits of the constitution authority.
यस, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर क्या है, सिस्टम जो है हमारा चेक एंड बैलेंस का, उसका काम क्या है, वो ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने पावर, जो उनको पावर दी गई है, जो उनकी लिमिट है पावर की, वो अपने लिमिट से काम आगे काम तो नहीं कर रहा है, अपनी लिमिट में रह के ही काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी को ध्यान में रखकर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक एंड बैलेंस का काम है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, दिस सिस्टम ऑल्सो एंश्योर दैट पावर इज़ नॉट कंसंट्रेट इन एनी वन ऑर्गन ऑफ द चेक एंड बैलेंस का ये सिस्टम ये इंश्योर करता है कि कंसर्न करता है कि जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति में समाहित नहीं है, मतलब किसी, जो भी टोटल पावर है वो किसी एक व्यक्ति या एक ऑर्गन को नहीं दी गई है, ये जो है किसी एक व्यक्ति में नहीं है, सभी ऑर्गन को डिफरेंट डिफरेंट पावर दी गई है, ये हमें बताता है, इससे पता चलता है। लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ चेक्स एंड बैलेंस वर्क इन इंडियाज गवर्नमेंट सिस्टम। यस, ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि चेक एंड बैलेंस जो है इंडिया के अंदर, इंडिया की गवर्नमेंट सिस्टम में कैसे काम करता है। द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज़ द प्रेजिडेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का द हेड जो होता है एग्जीक्यूटिव का इंडिया का, वो है प्रेजिडेंट, हुज टर्म इन इज़ फॉर 5 years, जो 5 years के लिए होता है। द प्रेजिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड, जो प्रेजिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड है ऑफ द एग्जीक्यूटिव का, वाइल द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो रियल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, ये चीज़ पता चली, ये 5 years के लिए होते हैं। जो नॉमिनल है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, और जो रियल है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी एक्चुअल पावर जो है वो किस में है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है। दिस implies दैट द प्रेसिडेंट कैन exercise his or power only on the advice of the prime minister and his council of ministers. yes, इससे ये पता चलता है हमें, या फिर ये बताया जाता है इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर अपने डिसीजन लेता है। Clear students, the president however has the right to be informed on all important matters and decisions. She can also use his her uh, discretion in the appointment to the prime minister, especially when no political parties gets a clear majority. यस, प्रेसिडेंट की भी पावर होती है, प्रेसिडेंट भी जो है अपने अधिकार जो है, मतलब अधिकारों का प्रयोग करता है टू बी इन्फॉर्म टू ऑल इम्पॉर्टेंस मैटर्स एंड डिसीजन, मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स एंड डिसीजंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही लिए जाते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करने का अधिकार होता है, इसे किसी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और स्पेसिकली जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसे क्लियर बहुमत नहीं मिलता है, जब प्रेसिडेंट अपनी सलाह देता है। ऑन द अदर हैंड द प्राइम मिनिस्टर and his council of ministers also have a fixed tenure of 5 years and enjoy their position as long as they have the confidence of the people. yes, जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती हैं उनका टेन्योर यानी कार्यकाल उनका 5 years का होता है, और वो अपने 5 years में जो है फुली उनके साथ होती हैं और उनके साथ वो वर्क करते हैं, मतलब फुली इंजॉय करते हैं, ठीक है अपने उसका। इफ़ दे लॉस देयर कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल दे हैव टू सेट अप डाउन फ्रॉम पावर। यस, अगर उन्हें पीपल का जो है कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मतलब लोग उनके कॉन्फिडेंस में नहीं होते हैं, तो वो उसे सत्ता से हटा भी सकते हैं, पावर को डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स,
ये चीज़ समझ में आई आपको अच्छे से? इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम बताया गया कि इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी जो होते हैं, ठीक है। इन सब की अपनी अपनी पावर होती है, अपने पावर के अकॉर्डिंग ये अपना वर्क करते हैं, ठीक है। सबकी पावर्स जो है अलग अलग होती है, किसी एक के अंदर पूरी पावर नहीं दे रखी है। इंडिया के अंदर जो है 5 ईयर्स के लिए ये सिस्टम है, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो 5 ईयर्स के लिए इनका टेन्योर होता है, ओके। जो नॉमिनल होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और जो रियल पावर जिसमें होती है वो होते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, या ओके। एंड प्रेसिडेंट जो भी वर्क करता है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेकर करता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है सकता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम, या अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो उसमें भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और इनका टेन्योर जो है 5 ईयर्स का होता है, ओके। और जब तक इनको कॉन्फिडेंस में रहते हैं, पीपल के कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जनता के, तब तक इनका कार्यकाल है, ठीक है। टेन्योर बना रहता है और आगे भी बना रहेगा अगर ऐसे ही रहेंगे तो। बट अगर इन्हें पीपल इनके कॉन्फिडेंस में नहीं होती है तो इनकी सरकार चेंज हो जाती है, ओके स्टूडेंट्स। यस, द गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन इन अकॉर्डेंस with certain rules and regulations as laid down in our constitutions। yes, जो गवर्नमेंट है, जो भी कार्य करते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उसके बाहर जाके ये कोई भी काम नहीं करते हैं। एनी लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, और जो भी लॉ कानून पास होता है वो लेजिस्लेचर से होता है, कैन नॉट बी अगेंस्ट द स्पिरिट एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। और ये कोई भी लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट जाके नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट एंड प्रोविजंस के अगेंस्ट जाके नहीं किया जाता है। एंड कैन नॉट कंट्रोवर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। If it does so, then that law can be declared unconstitutional by the Supreme Court। और यदि ऐसा होता है कि कोई लॉ ऐसा बनाया गया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट देता सुप्रीम कोर्ट, विच एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। यस, और इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सुरक्षा मिलती है। इन दिस वे ऑल दिस मेजर स्ट्रेंथ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। यस, इस तरीके से ये और भी चीज़ें हैं जिससे हमारी डेमोक्रेसी को जो है क्या स्ट्रेंथ मिलती है, ओके। यस स्टूडेंट, ये पैराग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं, ठीक है। और जो भी लॉ जो है पास किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट नहीं होता है, उसके स्पिरिट एंड प्रोविजनल को ध्यान में रखकर किया जाता है। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक ओपिनियन। Public opinion is the opinion that people have about an issue that is of general importance of the country and its people at large। सिर्फ जो इशू होता है वो जनरल इम्पोर्टेंस टू द कंट्री, वो कंट्री के लिए और कंट्री के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। Since democracy is government by the people, their opinion is a vital aspect in the democratic setup। Yes, since democracy in government, yes, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है और ये लोगों का है, जनता का है, इसलिए इसके अंदर जनता की राय लेना एक इम्पॉर्टेंट बात है।
तो जो भी डिसीजन लिया जाता है वो जनता की राय से ही लिया जाता है। पब्लिक ओपिनियन प्रोवाइड्स द पीपल अ वॉइस ऑफ एक्सप्रेस द व्यू ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस। यस, जो पब्लिक ओपिनियन जो है वो पब्लिक ओपिनियन जो है वो ये लोगों को एक वॉइस प्रदान करता है, ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज़ हैं, परफॉर्मेंस हैं, उसके प्रति अपने व्यूज़ दे सके। पब्लिक ओपिनियन कैन बी पुट फोर्थ बाय वेरियस मीन्स, मतलब पब्लिक ओपिनियन जो है वो कई तरीके से अपनी ओपिनियन दे सकता है, ठीक है ना, सच एज जैसे मास मीडिया, टेलीविज़न, मास मीडिया मीन्स टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू एंड मैगजीन्स के थ्रू जो है वो कोई भी परफॉर्मेंस जो होता है, पॉलिसीज़ जो होती है उसके प्रति अपना डिसीजंस दे सकते हैं। ओके, थ्रू पब्लिक प्रोटेस्ट, अगर पब्लिक का अगर प्रोटेस्ट है तो समझ जाइए अगर वो प्रोटेस्ट कर रही है, उसका विरोध कर रही है तो वो पॉलिसी अच्छी नहीं है। ओके, एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, इसके थ्रू जो है पब्लिक अपने व्यूज़ दे सकती हैं। और देखिए एंड डिसीजंस मेकिंग यस, पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो इन्फ्लुएंस, मतलब पब्लिक ओपिनियन से जो है गवर्नमेंट के जितनी भी पॉलिसी होती है और डिसीजंस होते हैं उसको लेने में उन्हें सहायता भी मिलती है, क्योंकि वो प्रभावित भी होती हैं उससे। ओके, इससे गवर्नमेंट को जो है डिसीजन लेने में सहायता मिलती है। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट ऑल्सो कैन मेजर द सेंटिमेंट्स एंड मूड ऑफ द पीपल, इससे क्या होता है गवर्नमेंट्स भी जो है लोगों के सेंटिमेंट्स एंड मूड्स को जान पाती हैं, ठीक है। दिस हेल्प द गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड ऑफ द पीपल इन अ बेटर वे, और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है लोगों की नीड्स को अच्छी तरीके से समझ पाती है, ओके, ताकि वो अपना बेस्ट वे दे सकें। एंड एक्ट्स इन अकॉर्डेंस टू स्टे इन पावर, ताकि वो पावर में रह सकें। पब्लिक ओपिनियन इन थर्स Public opinion is thus an important tool to provide feedback to the ruling party. Yes, public opinion जो है वो एक important tool है ताकि जिससे हमें सत्ता पक्ष को इससे फीडबैक मिलता रहता है। यस स्टूडेंट, ये पब्लिक ओपिनियन का भी आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो किस तरीके से डेमोक्रेसी में ज़रूरी है। डेमोक्रेसी के लिए जो है कोई भी इशू होता है किसी भी तरीके का, अगर वो लगता है कि वो हमारी कंट्री या हमारे लोगों के प्रति ज़रूरी है तो उसका यहाँ पे देखा जाता है। और अगर यही देखा जाता है और इसमें जो भी ध्यान रखा जाता है वो पब्लिक को ध्यान में रख कर किया जाता है, क्योंकि इसमें पब्लिक उसका वाइटल एस्पेक्ट डेमोक्रेटिक सेटअप है, मतलब जनता की राय लेना ज़रूरी है। और जनता जो है किसी भी मास मीडिया के थ्रू दे सकती है। मास मीडिया का भी मैंने आपको बता दिया कि टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के थ्रू जो है वो अपना ओपिनियन दे सकती है। एंड प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स करके भी वो दे सकती है। एंड ये रूलिंग पार्टी एंड जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए भी पब्लिक ओपिनियन अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि रूलिंग पार्टी को भी पता होता है कि लोगों के किस चीज़ की ज़रूरत है और उनके सेंटिमेंट्स एंड मूड को भी ध्यान में रख के वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनकी नीड्स को ध्यान में रख के, और अच्छी बेटर वे में वो जो है कोई भी पॉलिसी एंड एक्ट्स वो आराम से बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको समझ में आई अच्छे से? तो अभी ये चैप्टर हम यहीं तक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 5th चैप्टर जो अभी हमने पढ़ा है, और इसके अंदर हम क्या 4th चैप्टर, इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, पार्टिसिपेशंस पढ़ा है। पार्टिसिपेशंस क्या मतलब किस तरीके से लोग जो है 18 ईयर्स एंड 18 ईयर्स अबाउट पीपल जो हैं वो वोट का राइट्स है उनके पास, है ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस के थ्रू, ओके। एंड जिस पार्टी
जिसको मेजॉरिटी मिलती है उसकी गवर्नमेंट बनती है, ये हमने पढ़ा। एंड अकाउंटेबिलिटी हमने इसके अंदर पढ़ा कि अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही कौन देता है, अकाउंटेबिलिटी वो देता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिससे जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इसके अंदर पढ़ा वो हमने पढ़ा चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस में हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, चेक एंड बैलेंस में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी पार्टी हो, मतलब ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी जो ऑर्गन्स है इसके, वो उसमें पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, और जो अपनी लिमिट में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी में रह के ये अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसमें। एंड देन हमने इसमें पढ़ा कि 5 इयर्स जो टेन्योर होता है गवर्नमेंट का, इसमें रियल पावर जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है, एंड नॉमिनल पावर जो है वो प्रेसिडेंट में होती है। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के अंदर भी हमने क्या पढ़ा है कि पब्लिक की ओपिनियन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर हम उनकी ओपिनियन नहीं लेते हैं तो वो जो गवर्नमेंट है वो आगे नहीं चल पाती है, क्योंकि ओपिनियन लेना मतलब, क्योंकि एक्चुअल पावर जो है वो पीपल में ही है, क्योंकि 5 इयर्स के बाद पीपल उस सरकार को हटा भी सकती है अगर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है तो। क्लियर स्टूडेंट? तो इन चीज़ों का ध्यान भी इसमें रखा गया है। अब इसके अंदर कुछ मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ स्टूडेंट्स। यस, मैं आपको 5 क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ इसके अंदर, वो आपको करने हैं। ओनली 5 दे रही हूँ अभी, और बाकी के हम जब नेक्स्ट चैप्टर मतलब इसे कंटिन्यू करेंगे ना चैप्टर्स को, उस टाइम दे दूँगी। ओके, तो 5 क्वेश्चन हमारे ये हैं इस तरीके से। यस, देखिए ये है, हाउ इज़ पीपल है, इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 229 पे। पेज नंबर 229 निकालेंगे और इसमें हम इसका आंसर देखेंगे। यस, पेज नंबर 229। यस, यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट का। यस, यहाँ से इसका आंसर आएगा, ऑल से कर देना आप। All people above the age of 18 years can vote in election and choose their representative on the basis of universal adult franchises. Yes, यहाँ तक आप इसका आंसर लिखना फर्स्ट का। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? इसका ऑल से लेके फ्रेंचाइजीज तक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट? कौन सी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है? तो इसका आंसर भी हमें सेम पेज पे ही है, मतलब 229 पे ही इसका आंसर है, जहाँ पे अभी हमने आंसर लगाया था उसके बाद ही है। यस, तो इसका आंसर, सेकंड का आंसर यहाँ से लिखेंगे, द पार्टी विच ऑब्टेन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेचर फॉर्म द गवर्नमेंट। ये सेकंड का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, द पार्टी विच ऑब्टेन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर्म द गवर्नमेंट, ये इसका आंसर है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर। यस, थर्ड क्वेश्चन है, हु are the real and nominal heads of the executive in India? Who are the real and nominal head of the executive in India? Nominal and real. चेक एंड बैलेंस वाले में इसका आंसर आएगा। यस, ये रहा। तो द, यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, The president is the nominal head of the executive, while the real head of the executive, the prime minister and the council of ministers. ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड का आंसर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द मीन्स बाय विच पब्लिक ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेस्ड। यस, लास्ट टॉपिक अभी हमने इसके अंदर पब्लिक ओपिनियन वाला ही पढ़ा है, तो उसी के अंदर इसका आंसर मिलेगा पब्लिक ओपिनियन वाला।
इसका आंसर जो है हमें पेज नंबर 231 पे मिलेगा। पेज नंबर 231 पे हमने ओपिनियन वाला पढ़ा था अभी लास्ट, उसी के अंदर इसका आंसर है। पेज नंबर ओपिनियन यस, ये पब्लिक ओपिनियन वाला हमने पढ़ा था इसके अंदर। इसका आंसर हम यहाँ से देंगे, पब्लिक ओपिनियन यहाँ से लगाएंगे हम इसका आंसर। पब्लिक ओपिनियन कैन बी पुट फोर्थ बाय वेरियस मीन्स सच एज मास मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, थ्रू पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक। यहाँ तक आप इसका आंसर देंगे, ये फोर्थ का आंसर है। देन लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है 5th नंबर का, वो है 5th नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है, नेम द वे इन विच कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व्ड। नेम द वे बताना है जिसके द्वारा हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 232 पे मिलेगा। यस, पेज नंबर 232 पे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व्स। यस, यहाँ पे मिलेगा इसका आंसर 5th का। इसका आंसर आप यहाँ से लगा सकते हैं। यस, यहाँ से लिखना 5th का, सॉल्यूशन कैन बी फाउंड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू डायलॉग एंड नेगोटिएशंस। यस, सिर्फ यही लिखना 5th का आंसर। ओके, होप सो स्टूडेंट्स, ये जितना चैप्टर पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर हैंड राइटिंग में, अच्छी हैंड राइटिंग में आपको ये वर्क करना है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। यस, थैंक यू स्टूडेंट्स।